खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की नजरें दो खबरों पर टिकी हुई है। एक, सियासी साजिश के चक्रव्यूह में फंसी राज्यसभा की सीटें और दूसरी चीन की साजिश पर टिकी है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई और दूसरी तरफ चीन से निपटने के लिए देश की रणनीति क्या हो, इसके लिए भी सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। 5 बजे दोनों ही जो मुद्दे हैं उसको लेकर अपनी अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, यानी कि एक तरफ काउंटिंग शुरू होगी और दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। देश के 20 जवानों की शहादत के बाद धोखेबाज चीन पर कैसे धावा बोला जाए, कैसे चीन को बर्बाद किया जाए, उसको आर्थिक मोर्चे पर कमजोर किया जाए, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की धोखेबाजी की काले चिट्ठी सभी तक पहुंचाए जाए, ये वो सवाल है जिनका जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। देश पूछ रहा है कि शहादत का बदला कैसे और कब लेने वाले हैं। बहरहाल आज मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक कर रही है, जिसमें चीन के मुद्दे पर विपक्षियों को जानकारी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि आगे क्या करना है, या फिर जो सरकार करने जा रही है क्या विपक्ष सरकार के साथ है या नहीं। इसलिए हमने भी एक छोटा सर्वदलीय पैनल स्टूडियो में बुलाने की कोशिश की, जिनसे सवाल होंगे कि चीन के खिलाफ वो कैसे कार्रवाई चाहते हैं, कब चाहते हैं और क्या वो केंद्र के साथ खड़े हैं, ताकि धोखेबाज चीन पर धावा बोला जा सके। धोखेबाज चीन पर किस तरीके से धावा बोला जा सके, इस पर आज हम बात करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इन्वाइट नहीं किया गया है सर्वदलीय बैठक के अंदर, तो आप ही बताइए सर, किस तरीके से धोखेबाज चीन पर धावा बोला जाए, उसको आर्थिक और सीमा दोनों मोर्चे पर तोड़ा जाए। देखिए, चीन के मामले में ये मुगालता तो कभी नहीं था कि चीन किस तरह की प्रकृति का देश है और वो किस तरह से विस्तारवादी गतिविधियां चलाता है। ये पहले दिन से 1962 में जब युद्ध हुआ था उसके बाद से ये स्थिति स्पष्ट है और कभी भी चीन ने ये संकेत नहीं दिया कि वो अपने पड़ोसियों के प्रति ईमानदार है। इसके बावजूद हमारे अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको काफ़ी विश्वास था और इन्होंने उनके साथ बड़ी पींगे जोड़ी, बहुत दोस्ती के दुहाई दी और कोशिश की कि चीन के साथ रिश्ते जो हैं वो मधुर हों। लेकिन चीन का जो रवैया है वो हमेशा प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया रहा है जी। ये हमको समझ के चलना चाहिए। और ऐसे माहौल में जब आज विपक्षी पार्टियों को बुला करके प्रधानमंत्री जी ब्रीफ करना चाहते हैं, सलाह मशविरा करना चाह रहे हैं, ऐसे हालात में जैसे आपने अभी कमेंट किया कि आम आदमी पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया, इस पर तो आप ही समझ लीजिए कि एक सत्ताधारी पार्टी कितनी अक्लमंदी से काम कर रही है और कितनी समझदारी लगा रही है जी कि आप एक पार्टी को बुलाएं नहीं बुलाएं, इसके बारे में भी आपको होश नहीं है। सर, अब क्या करना मैं ये कहूंगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाने के नियम होते हैं, 4 आधार होते हैं, चारों आधार पर आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरी, इसलिए नहीं बुलाया गया। देखिए, उसके लिए कोई ऐसा थोड़ी ना कि राजनीतिक द्वेष भावना है। सर, क्या 4 आधार है? सर्वदलीय का मतलब सारे दल सर बिल्कुल ऐसा नहीं बैठे हुए हैं। सर्वदलीय बैठक का मतलब 4 बिंदु, या तो जो भी चाहे एक ही सांसद हो, अगर वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा है तो उस पार्टी को बुलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई 5 सांसद किसी भी पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर है, उस पार्टी को बुलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट की कोई भी बड़ी पार्टी, उसको बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पार्टी के पास राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है तो उसको बुलाया जाएगा। आप मुझे बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी इन चारों में से कौन से पैरामीटर पर आती है? मुझे ये बताइए कि ये नियम काय के लिए बने हुए हैं? सर्वदलीय बैठक के लिए कहां बने हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या कोई रूल बना हुआ है? ऐसा कहीं है? सर बाकायदा नियम है सर्वदलीय बैठक के लिए, आप किसको आमंत्रित करेंगे, आपके पास कौन से रूल्स हैं?
रूल्स की कौन सी बुक आप बताना चाह रहे हैं कि वहां लिखा हुआ है आप कि क्या चाहते सार्वजनिक हैं सर, बैठक किसी को बुलाएंगे? भी बुलाया जाए सर्वदलीय बैठक के लिए, आप ये हमने चाहते तय हैं? कर लिया कि ये होगा तो हम बुलाएंगे, नहीं सर तो ये नहीं नियम बुलाएंगे। है, या तो आम आदमी कहाँ- पार्टी इनसे अनजान है, कहाँ है या फिर वो नियम? जानबूझकर हाइप करना चाहती है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो नियम कहां लिखे हुए भंवर सिंह जी, इस बहस पर मैं आगे नहीं पढ़ूंगा भंवर सिंह जी, क्योंकि बाकायदा इसके साफ साफ पॉइंट है कि आप किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सब ये बताएं कि चीन से किस तरीके से बदला लिया जाए। ये मैं बता चुका हूं, वो 4 बिंदु कौन से हैं जिनके जरिए किसी पार्टी को इन्वाइट किया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और पूरे देश की तरफ से तमाम जो हमारे साथी शहीद हुए हैं सेना के, वहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमारी पार्टी का ये मत है इसमें कि ये बहुत पुराना चीन के साथ में सीमा विवाद चला आ रहा है, और उस दिन भी एक दिन पहले बैठ कर के बातचीत भी हुई है दोनों देशों के बीच में। और उसकी जब हमारी टीम वहाँ पर परिस्थितियों को देखने के लिए गई, भारतीय टीम, तो उस पर अचानक इस तरह का पत्थरों से उनसे हमला किया गया। ये पहले से ही 62 से तय है कि उस सीमा पे जो है कोई भी गोलीबारी करेंगे नहीं, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि पत्थरों से आपसी लड़ाई हुई, और बर्फानी इलाका होने की वजह से काफ़ी हमारे सैनिक जो है बर्फ में फिसल करके नदी में थोड़ा सा अपडेट कर दूं। दरअसल ये 1996 का समझौता है, जिसके तहत ये कहा गया था कि आप हथियारों का इस्तेमाल LAC पर नहीं करेंगे। नहीं, ये 62 से भी चला आ रहा है, उसके बाद में कभी हथियारों का इस्तेमाल हुआ नहीं है। बॉर्डर पे कभी हथियारों का इस्तेमाल हुआ नहीं है जी, और कभी किया भी नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पड़ोसी देशों से क्यों संबंध बिगड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में भारत में चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और खासकर मैं बताना चाहूंगा गुजरात में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत संबंधों की वजह से जिनपिंग के साथ वो झूला भी झूले, बहुत उन्होंने यात्रा भी की, और भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा चीन के दौरे पे भी गए। तो ये एकदम से क्यों ऐसा देश में हुआ, इसका जवाब तो आज देंगे सर्वदलीय बैठक में कि इस तरह की स्थितियां देश के लिए पैदा क्यों हुई है। युद्ध जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश हो। अगर युद्ध होता है तो उसका यानी आपकी तरफ से पहला सजेशन तो ये है कि युद्ध के लिए ना जाया जाए, क्योंकि वो सीधा युद्ध होना उसके तो बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि ये सीमा विवाद अंग्रेज हमारे बीच में छोड़ गए, जो हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, जो अभी आपने देखा नेपाल ने भी हमारे 3 जो है इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया, जो छोटा सा मुल्क है। और चाइना के साथ में बॉर्डर पर हमारा विवाद होता रहता है। से आ गया सर नेपाल सीमा विवाद अंग्रेजों के टाइम से कहां जुड़ वही तो छोड़ के गए ना, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रॉपर नहीं है वहां पर। जिसने डोली बना ली, पत्थर की डोली है वहां पर, एक पत्थरों का, जैसे हमारी आपने देखा होगा वन विभाग जंगल में क्या करती है, अपना क्षेत्र बनाने के लिए एक पत्थर की डोली बना देती है, वैसी डोली वहां बनी हुई है। तो अब ये चाह रहे हैं कि 13-13 हजार किलोमीटर पे बाउंड्री बना दी जाए। या तो उसका डिमार्केशन पूरा होना चाहिए बैठ करके दोनों देशों के बीच में। और जहां तक आज आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे बना लिया आपने सब कुछ बाजार के हवाले कर दिया है। आज हमारी सरकार कहती है रोज पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, पिछले 15 दिन से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ बाजार के हवाले, और बाजार जो तय करेगा वो होगा। और आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत आप किसी भी देश को अपने देश में आने से भी नहीं रोक सकते। आप एक तरफ मोदी जी पूरी दुनिया में जा जाके कह रहे हैं आओ पधारो हमारे देश। ठीक है बंवर तो अभी देशवासी इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है बंवर जी, मैं इस डिबेट को आज इस मकसद से करना चाह रहा हूं कि जो पार्टियां वहां इन्वाइट नहीं, या फिर जो हम यहाँ बैठे हैं, वो कौन कौन से सजेशन हो सकते हैं, वो कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं जो आज इस बैठक में होने चाहिए, ताकि चीन को धोखेबाजी आगे मौका ना मिले। वो सजेशन बताइए। चीन के साथ में हमको कदम बहुत सोच समझ के उठाने चाहिए। जैसे उनके साथ आपने दोस्ती इतनी बढ़ाई है, वो ठीक नहीं है। आप चाहते हैं दोस्ती तोड़ दी जाए, आप ये चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि बॉर्डर पे हमारी मजबूत जो है सेना की मजबूती करनी चाहिए, लाइन ऑफ डिमार्केशन पे अपना कंट्रोल बनाना चाहिए, हमारा बेस जो हम बना रहे हैं, जो रोड हम बना रहे हैं उसको बनाना चाहिए, और वहां पर हैवी हथियारों का भी जो है डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। और रहा चीन के सामान के बहिष्कार का, तो उसमें जनता सहयोग कर सकती है। आज ये दुनिया ऐसी हो गई है, आज आप ऑनलाइन अमेरिका से कपड़े मंगा रहे हैं, जूते मंगा रहे हैं, जापान से मंगा रहे हैं। आज आप पता भी नहीं है कौन से देश का माल किस देश में। आज आप जाके लंदन में सामान खरीदे, पता लगा मेड इन इंडिया। इंपोर्ट ड्यूटी को इतना एक्सीड कर दिया जाए कि उसको यहां लाना ही मुश्किल हो जाए। वो भी कर रहा है। अभी आप देखो, अभी मैंने न्यूज पढ़ी है कि भारतीय कंपनियों को खत्म करने की योजना चाइना भी बना रहा है जी, वो भी हमारे पर काउंटर अटैक करेगा। तो ये लेकिन अगर काउंटर अटैक होता है तो इसको जरा समझना होगा, क्योंकि जो चीन हमारे भारतीय बाजार में बेचता है वो 80 अरब डॉलर के आसपास है। बिल्कुल हमारा सामान जो चीन जाता है वो 10 अरब डॉलर के हिसाब से है।
अगर चीन ये फैसला लेगा तो उसको 70 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान होगा। बिल्कुल, वो एक इसमें अलग कोई- बात है कि इंडियन आज इकोनॉमी हम में जो एक है बड़ा बड़े आयात टैक्सपेयर करते हैं चीन है। चाइना से हम बहुत बड़े आयात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्रियां, मैं जी। आपको बता दूं, हमारे पूंजीपति जो हैं, जो पहले जापान और जर्मनी से मशीनरी खरीदते थे, रॉ मटेरियल लेते थे, आज वो सारा छोड़ के वो चाइना से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो उनको बहुत सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, हमारे साथ पूंजीपति आरसी का सबसे चौधरी जी बड़ा- भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी जी, क्योंकि सजेशन तो वहां पर दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी इनवाइट है, वहां पर सजेशन देगी, लगातार विपक्ष के तौर पर आप आक्रामक भी हैं, लेकिन मैं आज ये जानना चाह रहा हूं कि वो कौन कौन से मुद्दे, चाहे वो आपकी पार्टी के दौर में गलतियां हुई हो या अब गलतियां हुई हो, कैसे उनको सुधारा जाए, और वो कौन कौन से बिंदु जिन पर काम करने की तत्काल जरूरत, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। विजेंद्र जी, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी शासकीय दल जब सत्तासीन होता है, कोई भी राजनीतिक दल सत्तासीन होता है, तो उसकी अपनी एक पॉलिसीज होती हैं, चाहे विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे दूसरी डिप्लोमेसी की नीति हो, और उन्हीं नीतियों को हिसाब से दूसरे जो राष्ट्र हैं वो उन राजनीतिक दलों के प्रति भी अपनी भावना रखते हैं और उनके प्रति संबंधों का अनुराग रखते हैं। ये जो आज जो स्थिति घटी है, ये कोई एक दिन में नहीं घट गई। इसके लिए अपने को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे ये है कि पहली बार 6 मई को आधिकारिक लेवल की दोनों देशों के साथ में मीटिंग होती है। 10 मई को समाचार पत्रों के माध्यम से पहली बार पता चलता है कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर, सरहद के अंदर चीनी सैनिक आ गए। मैं उन तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम वो सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे कर्नल हो, जिन्होंने इस बात को उठाया कि वो पाकिस्तान जो चाइनीज सैनी है वो हिंदुस्तान की कितनी दूरी पे आ गए, इसके बावजूद देश के जो रक्षा मंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्राथमिकता नहीं रहती है। देश के लोगों के बीच में ये जो भाव है वो अनिश्चितता का रहता है। और ये पहली बार कब होता है? 15 जून की मध्य रात्रि को, जब हम हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर खो देते हैं, हमारे 2 सैनिकों की शहादत हो जाती है। 16 जून को 12:52 पे उनकी जारी होता प्रेस नोट कि हमने इन सैनिकों की शहादत दी है, और वो 1:08 पे वापस ले ली जाती है। आखिर देश को गुमराह क्यों रखना चाहते हैं? और फिर देश के लिए आज 3 दिन आप टाल रहे हैं, 19 जून को चुनाव हो जाए, उसके बाद में आप सर्वदलीय मीटिंग करेंगे। देश की सरहद से बड़ी क्या चीज हो सकती है? देश की सार्वभौमिकता से बड़ी क्या चीज हो सकती है? क्यों इतनी लंबा आपने डिले किया? क्या आज आप इन विषम परिस्थितियों के अंदर सार्वजनिक दलों के साथ में बैठ के अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं? क्यों नहीं? आप रक्षा से बड़ी क्या चीज हो सकती है जो इससे समय रहते हुए बुलाई गई? 29 जून को जो आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा क्लोज दोस्त के रूप में करती है पूरी दुनिया में, हमने एक व्यक्ति को कह दिया कि हमारा एक दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप दोस्त है। उस ट्रंप ने 29 जून को जब फोन करते हैं, 29 मई को, और फोन करके ये कहते हैं आज मैंने मोदी जी को फोन किया लेकिन उनका मूड ठीक नहीं था। ये उनके अजीज दोस्त ने बात कही और भारत सरकार ने फिर उस बात को नकारा। क्या अजीज दोस्त इतना झूठा हो सकता है जिसका आप इतना भव्य स्वागत करते हैं? या फिर अजीज दोस्त ने सही में बात की थी और आप तनाव में थे? आखिर देश को गुमराह क्यों रखा? और आज क्या स्थिति है? देश इस मामले को लेकर कंफ्यूज है। और मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं आप जैसे चैनल का, जो देश की सरहद की बातों को लेके बात कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आप सेना को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहे। बहुत से जो क्रॉनी मीडिया है, हाउस है, वो आज ये कह रहे हैं कि वहां पे अगर सरहद को लांगा है तो ये तो सेना की जिम्मेदारी है, पेट्रोलिंग सेना करती है, सरकार क्या करती है? आखिर मैं आज पूछना चाहता हूं उन तमाम मीडिया लोगों से कि किस प्रकार हमारे सैनिकों की शहादत को उन्होंने नकार कर दिया। जो 1962 के बाद में 1967 में जब 400 सैनिकों की शहादत, 400 सैनिकों को मारा हमारे देश के लोगों ने, देश के सैनिकों ने, उसके बाद में 71 के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने, चाइना ने उस भय से। उस 45 साल तक एक सैनिक की शहादत नहीं हुई। हमारा चाहे नाथुला दर्रा हो, चाहे दूसरा दर्रा हो, जब जब अतिक्रमण करने का प्रयास किया, चाहे ऑपरेशन फाल्कन हो जो 1985 में किया, हमने चाइना को टक्कर दी, चाइना को हमने दंश दिखाया। लेकिन हमारी डिप्लोमेसी फेल हुई, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हुई, जिसके कारण आज हमने पड़ोसी मुल्कों को दुश्मन बना लिया। नेपाल जो हमारे छोटे भाई के तौर पे नजर आता था, आज वो सरहद पे हमारे लोगों का खून बहा रहा है। चारों तरफ अगर हम हमारे जो पड़ोसी मुल्क को इस हिसाब से अगर दुश्मन बना लेंगे तो कैसे हम वैश्विक युग के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? सर, मैंने इसलिए नहीं टोका क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो भी कहना चाहते हो कहते। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि हम जो इस डिबेट को कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि जो हो चुका, जो बीत गया सो बात गई। अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बैठक चलेगी, बैठक में सजेशन होंगे, तो आगे चीन इस तरीके की धोखेबाजी ना करे, चीन को आर्थिक तौर पर तोड़ा जाए, सीमा पर वो दोबारा इस तरीके की हिमाकत ना करे। भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, वो सजेशन क्या होंगे? मेरा मुद्दा आज ये है। विजेंद्र जी,
इस देश के अंदर जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, जिसकी 18 ट्रिलियन की, जिसकी 20 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, आज वो संघर्ष है वो उन इकोनॉमियों में है। आज हम उसके लिए अगर कंपटीशन अगर डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि इस देश के लोगों को एक भाव में लाना पड़ेगा, इस देश के लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक होने का आभास कराना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो सरकार, वही देश है जो एक बार कहने पर थाली बजाने लगता है, एक बार कहने पर दिए जलाने लगता है। उसको कहिए तो सही कोई आके। लेकिन कहेगा कौन? किसके कहने पे देश ने थालियां बजाई? क्योंकि हम वैश्विक महामारी से लड़ना चाहते थे। सब राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ के मोदी जी के लिए लड़ाई, वो 22 मार्च को थालियां बजाई ना, लेकिन मिला क्या? कैसे उन्होंने लॉकडाउन उठा लिया? कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं। ये देश के लोगों को सर्कस की जमूरे मत समझिए आप। देश के लोगों की भावनाओं के साथ में मत खेलिए, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। आज वही मंच जो स्वदेशी जागरण मंच, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मंच है, वो आगे इसका बहिष्कार करता है। चाइनीज सामान का हम बहिष्कार करेंगे। ये चाइनीज सामान का बहिष्कार इस प्रदेश की और देश की जनता के करने से नहीं होगा, सरकार की पॉलिसी से होगा। कैसे हमारे जो एमएससी जो है उनको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, कैसे हम फॉरेन इंपोर्ट को कैसे उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, ये तमाम हमारी सरकार की नीतियों में डिपेंड करता है। जो कृषि का निर्यात था, कृषि प्रधान देश है, कृषि का निर्यात हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता था, कृषि की जीडीपी के अंदर बड़ी भागीदारी होती थी, आज वो पूरी डिक्लाइन पे है। क्यों नहीं हमने कृषि के सेक्टर को और मजबूत किया? क्यों नहीं कृषि का हमारा निर्यात बढ़ा? ये तमाम चीजें थी, ये सोचने की बात है। लेकिन आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे साथ में जो विश्वासघात हुआ है, हमारे सैनिकों की जो शहादत हुई है, उस शहादत का इस दुनिया के अंदर मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो आपका किसी भी दूसरी तरीके से हो। ये सरकार के साथ में पूरा देश खड़ा है और वो देश इसका जवाब चाहता है। क्या इस दौरान विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस तरीके के जवाब ना दे, इस तरीके की खबरें मीडिया में ना पहुंचाए जो पूरे तरीके से वेरीफाइड ना हो? क्या इस जिम्मेदारी नहीं बनती? आप प्रश्न बताएंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा। हमने पूछा, हमने कहा कि हमारे सैनिक निहत्थे क्यों गए? आपने 1996 का हवाला दिया। वो जो 96 की जो डेट है, उस डेट का मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, लेकिन वो जो आपने हवाला दिया, आज एक सैनिक जो उस कॉन्फ्लिक्ट में घायल हुआ, विदेश मंत्री आकर ये कहते हैं कि वो निहत्थे नहीं गए, आप नहीं मानेंगे? अब मैं जवाब दे देता हूं। मैं पूछ रहा हूं, आप नहीं मानेंगे? क्या कांग्रेस को ये नहीं पता कि वहां पर गोली नहीं चल सकती? क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ था? मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं, तो जिन चीजों के बारे में जानकारी है उनको लेकर गलत बयानबाजी क्यों होती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा विजेंद्र जी, देश के जो रक्षा मंत्री हैं, बेहतर होता देश के रक्षा मंत्री डिफेंस के सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो जवाब देते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर विदेश मंत्री आगे जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट है, उसके तहत हम हथियार नहीं ले जा सकते। एग्रीमेंट है, हथियार चला नहीं सकते, उन्होंने ये कहा नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। जब मैं ये कह रहा हूं कि 93 सितंबर 93 का वो एग्रीमेंट है, जो इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ कि हम जब भी सांझा पेट्रोलिंग करेंगे, वहां पे 3 स्टेज के अंदर है, पहले ट्रुप इतने लोगों की रहेगी, सेकंड उतनी रहेगी, थर्ड उतने लोगों की रहेगी। इस प्रकार से हमारी ट्रुप से हम मूवमेंट करेगी। जो फ्रंट लाइन की जो ट्रुप रहेगी वो वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूं, क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी फेलियर थी कि जो सामने जो लोग हैं उनके पास में ऐसे कील लगे हुए हथियार हैं, तमाम सब चीजें हैं। आपकी इंटेलिजेंसी फेलियर को आपको मानना पड़ेगा। अगर हमारे सैनिकों पे पत्थरों से, लाठियों से और कंटीले तारों से हमला किया गया, जो लाठियों पे बांध के, तो हमारी इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर थी। तो इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है बबर जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि वो 5 बिंदु आप बता दीजिए जो भारत सरकार तुरंत एक्शन में आए, इन 5 बिंदुओं को अपनाए और चीन को एक कड़ा संदेश दिया जा सके। सबसे पहले तो दुनिया के पैमाने पर तमाम जो हमारे मित्र देश हैं उनके जरिए इस पर दबाव बनाना चाहिए। ठीक है, कूटनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनना बहुत जरूरी है। चीन और पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बताइए। उसकी नीतियों का एक्सपोज। नंबर 2 ये है कि भारत को, चीन को तब वो वास आउट कर पाएंगे यहाँ से जब अपने यहाँ पर आत्मनिर्भर के रूप में हमारी जो एमएसएमई है, यानी कि मेड इन इंडिया के जरिए सरकार मेड इन चाइना हो सकता है। आप जो विदेशी लोगों को यहाँ बुला रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। आपको भारतीय लोगों को एफडीआई के चक्कर में आप जो है फर्जी आंकड़े बनाने के लिए समझ लेते हैं कि मेड इन इंडिया के जरिए बायकॉट मेड इन चाइना कर सकते हैं। ठीक है, मेड इन जो है चाइना बायकॉट हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम चाइना की वजह से जी रहे हैं। तीसरा पॉइंट बताइए। बाजार में आ गया। हमको जो है भारतीय जो उद्योगपति है जो भारी मुनाफे पे काम करते हैं, उनको मुनाफा देश हित में छोड़ना पड़ेगा। वो 2 रुपए का सामान 20 रुपए में बेच रहे हैं आज भी। सर ये तो व्यापारी हो गया ना, सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार को क्या करना है ये बताइए सर।
आप जनता से कुर्बानी मांग रहे हो। मैं व्यापारी को कहना चाहता हूं देश के कि वो देश हित में, सर मैं चाह रहा हूं मुनाफा जो सरकार है के वो बारे में आप 5 से बताएं कि सरकार क्या फैसले ले। नहीं, सरकार को ही फैसले लेने होंगे। मुनाफे के लिए उसको आकलन करना चाहिए। कौन सामान, ये कैमरा अगर 10,000 में बनता है तो 50,000 में नहीं बिकना चाहिए, ये 12,000 में ही बिकना चाहिए। 10 से 20% से मुनाफा ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप कंपीट कर पाएंगे। यानी देश को आप लूटना शुरू कर देंगे और जो सरहद पर तनाव बना हुआ है उसका क्या करें? बता दूं, देश के अंदर प्लास्टिक के ऊपर अंबानी का अधिकार है आज की तारीख में, हर दिन भाव बदलता है वो। अरे वो सर, देश वो की हम जनता प्रोग्राम को कई बार लूटता है कर चुके हैं। बाबा जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं सर, मेरे पास वक्त की कमी है। प्रोग्राम कई बार कर चुके हैं। पिछले 2 दिन से मैं यही समझा रहा हूं कि चीन का कितना व्यापार भारत के अंदर विकसित हो चुका है। आप मुझे अगला पॉइंट बताइए सर, क्या करना चाहिए? सस्ता सामान उपलब्ध कराना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी व्यापारी कर क्या रहे हैं, आपको बताऊं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है। आप बार-बार उसको मोड़ रहे हैं। मेरा प्रोग्राम आप समझ ही नहीं पा रहे हैं सर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो सीमा पर विवाद बना हुआ है, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अभी सरकार को जो बाहर से माल मंगा के वहीं से माल मेड इन इंडिया लगा हुआ आ रहा है, चाइना का, चाइना के माल पे मेड इन चाइना लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है चाइना से। वो बंद करना चाहिए सरकार को, रोकना पड़ेगा बॉर्डर के ऊपर उसको, तभी जाके आप मेड इन इंडिया ने बहुत कंपनियां, देवेंद्र शास्त्री जी, ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, आप कुछ ऐसे बिंदु बता सकते हैं जो सरकार तत्काल सर्वदलीय बैठक के बाद फैसले ले, चाहे देश को बताए या ना बताए, कम से कम चीन को एक करारा जवाब दे दिया जाए? देखिए, बॉर्डर पे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लोगों को तभी विश्वास होगा कि कुछ हद तक आप उसकी भरपाई करें, चाहे डिप्लोमेटिकली करें, चाहे बातचीत के जरिए करें, या फिर आप सामरिक दृष्टि से करें। सर क्या वो तो आपको करना पड़ेगा, वरना सर मैं मानकर चलता हूं। चलिए, आम आदमी पार्टी को इन्वाइट किया गया, आप सजेशन दीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि वो करना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। किस तरीके का एक्शन सर? दूसरी मैं कह रहा हूं सामरिक या कूटनीतिक, उस नजरिए से आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज के दिन आपके विदेश मंत्री के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो। विदेश मंत्री का कहीं कोई हवाला, कहीं कोई बयान, कुछ आप देखते हैं? विदेश मंत्री के नाम पे कुछ नहीं है। तो डिप्लोमेटिकली आप टोटल फेल चल रहे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। विपक्ष के साथ बैठ करके बात करें, बयान दे चुके हैं, 23 तारीख को बैठक का हिस्सा होना है। और अब क्या चाहते हैं? पुराने देखिए, बहुत सारे लोग, अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, तब जाकर के आप कुछ कॉन्क्रीट बात कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए भवर सिंह जी आपका भी शुक्रिया, और आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ ऐसे सजेशन दें जिनके जरिए देश ये समझ पाए कि सरकार के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। बहरहाल हमने काफी विकल्प आपको विंडो में ग्राफिक्स के जरिए समझाए थे कि शायद उनमें से किसी पर भारत सरकार आगे बढ़ सकती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।